वेलकम एवरीवन। एंशिएंट हिस्ट्री के पहले चैप्टर में हम लोग देखेंगे बिफोर हिस्ट्री। इसमें हम लोग देखेंगे जो इतिहास है उससे भी पहले क्या क्या पीरियड थे और कौन कौन से एज थे जो हम लोग के एग्जाम्स में आते हैं और हम लोग को यहाँ पढ़ना होगा। अगर ब्रीफली मैं आपको बताऊं तो हिस्ट्री वो टाइम होता है जिस टाइम में हम लोग को कुछ लिखा हुआ मिला था और उस एज के बारे में हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। और उससे पहले जो एज थे उनके बारे में आज देखेंगे हम लोग बिफोर हिस्ट्री में। तो आप लोग में से कोई अगर बंगाली लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल है तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बंगाली वीडियो में भी इसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप सेम वीडियो बंगाली में भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। अगर हिस्ट्री की बात की जाए इसे ग्रीक के वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है। इसका मतलब होता है इंक्वायरी। बहुत सारे जगहों पे यह पढ़ाया जाता है कि हिस्ट्री लिया गया हिस्टोरी, ये पूरा गलत बात है। हिस्ट्री लिया गया है ग्रीक वर्ड से, जैसे कि बहुत सारे इंग्लिश वर्ड है जो आप लोग पढ़ाई के टाइम पे देखेंगे कि वो ग्रीक वर्ड से लिए गए थे, वैसे ही हिस्ट्री वर्ड हिस्टोरिया वर्ड से लिया गया था। इसका मतलब होता है आपका पूछताछ करना या फिर इंक्वायरी। इतिहास के बारे में अगर बात की जाए तो इतिहास को मेनली हम लोग तीन हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका प्री हिस्ट्री, दूसरा होता है आपका प्रोटो हिस्ट्री और तीसरा होता है आपका हिस्ट्री। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बात करेंगे हम लोग प्री हिस्ट्री के बारे में। अगर प्री हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो प्री हिस्ट्री वो टाइम था जिस टाइम पे कोई भी राइटिंग मटेरियल नहीं होता था, मतलब कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे, उससे कहा जाता है आपका प्री हिस्ट्री, बिफोर राइटिंग मटेरियल्स। मतलब जो केव पेंटिंग्स होते थे उसके बाद पत्थर पे लिखा जाता था, ऐसा कुछ भी नहीं था जिस टाइम पे, उससे कहा जाता है प्री हिस्ट्री का टाइम। जब आदमी आइसी एज में जाता था और केव्स के अंदर रहते थे वो टाइम होता था प्री हिस्ट्री। फिर सेकंड में अगर आ गए तो सेकंड में आता है आपका प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में क्या हुआ, प्रोटो हिस्ट्री में थोड़ा सा इंसानों का डेवलपमेंट हुआ और वो आस्ते आस्ते जानवरों को अपना डोमेस्टिकेट करने लगे, मतलब अब जानवरों को पालतू बनाने लगे और केव के अंदर पेंटिंग बनाने लगे, पत्थरों पे लिखने लगे। और ये सब जो पेंटिंग वो बनाते थे या फिर पत्थरों में लिखते थे, ये सब पढ़ा नहीं जा सकता था और इसे कोई समझ नहीं पाया। उसी टाइम को कहा जाता है प्रोटो हिस्ट्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटन डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था। जो कि आप मेनली देखेंगे केव पेंटिंग्स जितने होते थे वो सब आप देख सकते हैं, वो सब है प्रोटो हिस्ट्री के बारे में। और तीसरा आता है हिस्ट्री। ये हिस्ट्री तो आपको पता ही है, हिस्ट्री को तीन हिस्से में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका एंशिएंट हिस्ट्री और एक होता है मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। तो जहां पर आपके रिटन डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और वो रिटन डॉक्यूमेंट्स को हम पढ़ सकते हैं, उससे कहा जाता है हिस्ट्री। इस चैप्टर में जैसे बताया था मैंने कि हम लोग पढ़ेंगे प्री हिस्ट्री के बारे में। तो प्री हिस्ट्री की अगर बात की जाए, प्री हिस्ट्री को फिर से तीन हिस्से में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है आपका पैलियोलिथिक एज, एक होता है आपका मेसोलिथिक एज और एक होता है आपका नियोलिथिक एज। तो सबसे पहले अगर बात करें पैलियोलिथिक एज, ये प्री हिस्ट्री में भी एकदम जो स्टार्टिंग होता था वो टाइम के बारे में दिया गया है पैलियोलिथिक एज में। इसमें हम लोग देखेंगे जो इंसान है वो सब आइस एज के दौरान रहते थे। आइस एज वो टाइम था जब पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा आपके बर्फ से ढका हुआ होता था, उसे कहा जाता है आइस एज। आइस एज जितने लोग होते थे वो गुफाओं में रहते थे और उन्होंने सिर्फ आग डिस्कवर किया था कि आग कैसे जलाया जाता है, उसको डिस्कवर किया गया था। ये हो सकता है कि जो ये आग होता है उन्होंने खुद से जलाना सिखाया, या फिर ये भी हो सकता है कि नेचुरल तरीके से, जैसे कि कोई विद्युत किसी पेड़ पे अगर स्ट्राइक किया तो किसी भी नेचुरल तरीके से फायर जला था। तो जो भी हो, ये हम लोग को अच्छे से पता है कि उस टाइम पे फायर इन्होंने डिस्कवर कर लिया था। दूसरा अगर हम लोग बात करें मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज में हम बोलो समझ गए थे कि उनका अगर जिंदा रहना है तो धूप में रहना होगा, इसलिए वो धूप में रहने लगे, धूप में हंटिंग करने लगे। और वो जितने जानवर होते थे, जो पहला जानवर था डॉग, उसको डोमेस्टिकेट किया था, मतलब पहला जो पशु उन्होंने डोमेस्टिकेट किया था वो था आपका डॉग। तीसरा अगर बात करें तो तीसरे में आता है नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज को नियोलिथिक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है कि इस टाइम में इंसानों का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था और नियोलिथिक एज को इसलिए नियोलिथिक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इस टाइम तक वो लोग एग्रीकल्चर के बारे में सीख चुके थे, हॉर्टिकल्चर के बारे में सीख चुके थे। हॉर्टिकल्चर मतलब यही होता है, हॉर्टिकल्चर मतलब जो फ्लावर्स ग्रो करते हैं या फिर फ्रूट्स ग्रो किया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से, उसी को कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। और वो कैटल भी ग्रो करने लगे थे, मतलब बहुत सारे एनिमल्स वो डोमेस्टिकेट करते थे और उनको अपने लिए यूज करना भी वो सीख चुके थे, इसलिए नियोलिथिक एज को कहा जाता है नियोलिथिक रेवोल्यूशन। अब हम एक एक करके इसके बारे में डिटेल्स में देख लेंगे और जो पॉइंट्स है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आते हैं पैलियोलिथिक एज में, जो कि आपका सबसे पहला एज था। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ही था आपका आइस एज। आइस एज जैसा मैंने पहले भी बताया था कि पूरा दुनिया जो है ज्यादातर आपका बर्फ से ढका हुआ होता था, उसे कहा जाता है आइस एज। आइस एज में वो ज्यादातर जो है केव्स में रहते थे और इस समय उन्हें एग्रीकल्चर या फिर किसी भी तरीके का मेटेरियल का पता नहीं था। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो उनको मेटल्स का पता चलता है और वो सब वो लोग हंटिंग के लिए यूज करते थे। पर इस टाइम में जो पैलियोलिथिक एज अगर बात की जाए तो यहाँ पर उनको एग्रीकल्चर के बारे में या फिर कोई भी मेटेरियल के बारे में नहीं पता था, उन्हें इस टाइम तक आग के बारे में पता था। तो जैसा मैंने बताया था कि ये नेचुरल भी हो सकता है कि नेचुरल तरीके से आग लगाया था या फिर उन्होंने खुद से डिस्कवर किया था आग को कैसे जलाना है। स्टोन टूल्स जो वो यूज करते थे दे वर कॉल्ड वाडासाइड, ये 9 यू यहाँ पर ब्रैकेट है। तो स्टोन टूल्स जो यूज करते थे जानवरों को मारने के लिए, हंटिंग करने के लिए, उन्हें कहा जाता था वाडासाइड। अगर इंडिया में देखा जाए कहाँ पर उनके रिमेन्स मिले हैं तो फिर है वो कर्नूल में, कोतवाल प्लेट्यू में और भीमबेटका में। तो ये साइट्स जो है ये सब हम लोग इंडिया में देखेंगे कहाँ पर साइट्स मिले थे पैलियोलिथिक एज के। तो फिर कर्नूल में मिले थे, कोतवाल प्लेट्यू में मिले थे और मिले थे आपके भीमबेटका में। अब चलेंगे अगले एज में, मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज की अगर बात की जाए तो इस टाइम तक आइस एज जो आपका बर्फ से ढका हुआ पूरा दुनिया था वो टाइम खत्म हो गया था और जैसे बर्फ आपका पिघल के पानी बन गया था, आप समझ सकते हैं कि टेम्परेचर नॉर्मल बन गया था। इसलिए जितने लोग हैं जो केव में रहते थे पूरा टाइम वो बाहर आने लगे और उन्होंने स्टार्ट कर दिया था हंटिंग।
अब हंटिंग उनको पहले से पता था, फिर ग्रुप में कैसे हंटिंग करना है, कैसे किसी जानवर को फंसा के उसको पकड़ना है, वो सब सिखा था उन्होंने मेसोलिथिक एज में। फूड गैदरिंग और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। तो आप आस्ते आस्ते देख रहे हैं कि कैसे इंसान सीख रहे हैं कि ग्रुप में कैसे रहना है या फिर सोसाइटी बना के रहना, जानवर को मारना, खाना एक साथ करना या फिर एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना। कैसे सबसे पहले एनिमल की बात की जाए जिसे डोमेस्टिकेट किया गया था, तो वो था आपका डॉग। तो सबसे पहला जो जानवर को डोमेस्टिकेट किया गया था वो था आपका डॉग। जो टूल्स यूज किए जाते थे उनको आपका मॉडिफाई किया गया था। अब जो टूल्स हंटिंग के लिए यूज किया जाता था उन सब टूल्स को मॉडिफाई किया गया था ताकि वो ज्यादा शार्पर हो और ज्यादा आसानी से वो हंटिंग किया जा सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं दे वर शार्पर एंड स्मॉलर इन साइज। और स्मॉलर क्यों किया गया था? ताकि उनको आसानी से यूज किया जा सके और जितने भी हंटर्स है वो आसानी से उसे शिकार कर सके। और शार्पर तो आप समझ रही है मारने में आसानी होता था। स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ रॉक आर्ट। तो पत्थर पे जितने पेंटिंग्स होते थे वो सब पेंटिंग स्टार्ट हुआ था आपके मेसोलिथिक एज में। पत्थर में जितने पेंटिंग्स होते थे वो सब स्टार्ट हुआ था आपके मेसोलिथिक एज में। अगर सबसे पहले रॉक पेंटिंग की बात की जाए तो सबसे पहले रॉक पेंटिंग बनाया गया था आपके सोही घाट में। मतलब सबसे पहले रॉक पेंटिंग बनाया नहीं गया था, जो रॉक पेंटिंग इंडिया में मिला था वो था आपके सोही घाट में। और ये कहां पर है? तो ये है आपके कैमूर हिल्स में। अब इंडिया में कहां कहां इनके साइट्स है वो देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इनके साइट मिले हैं बागोर में जो कि है आपके राजस्थान में, आदमगढ़ जो कि आपके एमपी में, और महादहा जो कि आपके यूपी में। ये जो साइट्स है यही मेनली आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो ये जितने भी साइट्स है ये आपको अच्छे से याद रखना होगा। अब देखते हैं आपके आखिरी एज के बारे में। तो आज जो देखेंगे न्यूलिथिक एज के बारे में। न्यूलिथिक एज के टाइम पे उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था। तो आप जैसे देख रहे हैं कि डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था, ग्रुप्स में लोग रहना स्टार्ट हो गए थे। अब ग्रुप में जब लोग रहना स्टार्ट हो गए थे तब क्या होता है, जो फूड का डिमांड होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। इसी फूड के डिमांड इंक्रीज और सप्लाई को मतलब संभाल के रखने के लिए एग्रीकल्चर स्टार्ट किया गया ताकि खाना मिल सके उनको। यहाँ पर हॉर्टिकल्चर भी स्टार्ट किया गया। हॉर्टिकल्चर का मतलब यही होता है कि फ्रूट्स या फिर जो फल होते हैं उनको ग्रो करना आर्टिफिशियल तरीके से, इन्हें कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। यहाँ पर डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल भी स्टार्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि सोसाइटी में या फिर ग्रुप में जो लोग रहते हैं, जो जो फीचर उनके पास होता है, जो जो डेवलपमेंट वो करते हैं, सेम ये लोग भी डेवलपमेंट करने लगे थे। इन्वेंशन ऑफ पॉटरी। तो पॉटरी या फिर पॉट जितना भी हम लोग को मिलता है वो सब जो बनना स्टार्ट हुआ था वो न्यूलिथिक एज में बनना स्टार्ट हुआ था। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉटरी कौन से टाइम में स्टार्ट हुआ था। तो स्टार्ट हुआ था आपके प्री हिस्ट्री के टाइम में। और अगर और भी अच्छे तरीके से पूछे तो स्टार्ट हुआ था आपके न्यूलिथिक एज के बारे में। डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स विद इन द सेम कम्युनिटी। अब एक साथ बहुत सारे लोग रहने लगे, सोसाइटी फॉर्म हो रही है, इसीलिए इस एज को कहा जाता है न्यूलिथिक रेवोल्यूशन। ये आप देख ही सकते हैं कितने सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर देख रहे हैं आप एग्रीकल्चर, फिर आपका हॉर्टिकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, इन्वेंशन ऑफ पॉटरी। ये सब आप देख सकते हैं कि अभी तक यूज किया जाता है और अभी तक ये सब सोसाइटी बनाने में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है न्यूलिथिक एज को न्यूलिथिक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर पहली बार जो इंसान है उनके द्वारा मेटल यूज किया गया था। तो ये 5 नंबर पॉइंट हो गया। पहली बार मेटल को यूज किया गया था। पहला मेटल कौन सा था? तो फिर पहला मेटल जो यूज किया गया था वो था आपका कॉपर। इसके भी साइड देख लेंगे कहाँ कहाँ पर मिले थे। तो ये मिले थे आपके पयमपल्ली में जो कि आपके तमिलनाडु में, कोडिवा में जो कि आपके बेलन वैली में, गारो हिल्स जो कि आपके मेघालय में। तो ये सब साइट्स में कितने हैं, ये न्यूलिथिक एज के आपके एंशिएंट साइट्स मिले थे। इसको एक बार अच्छे से अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो फिर उसे ग्रीक वर्ड से लिया गया। ग्रीक वर्ड क्या था? तो फिर है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है? तो हिस्टोरिया का मतलब होता है आपका इंक्वायरी। इंक्वायरी मतलब पूछताछ या फिर किसी के बारे में जानना। अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री को 3 हिस्से में डिवाइड किया जा सकता है। अगर हम लोग पहले हिस्से की बात करें तो पहला हिस्सा को कहा जाता है प्री हिस्ट्री, दूसरा हिस्सा को कहा जाता है आपका प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरे हिस्से को कहा जाता है आपका हिस्ट्री। अगर प्री हिस्ट्री की बात करें तो फिर यहाँ पर कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले थे। अगर प्रोटो हिस्ट्री की बात करें तो फिर यहाँ पर रिटन डॉक्यूमेंट्स तो हम लोग को मिले थे, पर ये सब हम लोग पढ़ नहीं सकते थे, इसे कोई समझ नहीं पाया था, इसे कहा जाता है प्रोटो हिस्ट्री। तीसरा अगर बात करें तो हिस्ट्री के बारे में तो आपको पता ही है, जो सब हम लोग को रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले थे और हम लोग उसे आसानी से पढ़ भी सके, उससे कहा जाता है आपका हिस्ट्री। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे प्री हिस्ट्री के बारे में। हम लोग ने पढ़ाई किया है प्री हिस्ट्री के बारे में। तो प्री हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो फिर यहाँ पर 3 हिस्से में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका मेसोलिथिक, एक होता है आपका न्यूलिथिक, तो प्रोटोलिथिक। इसे 3 हिस्से में डिवाइड किया जाता है। ये जो सबसे पहला एज है इसमें आपका आइस एज में था और सभी अपने केव में रहते थे। मेसोलिथिक एज में आपका ज्यादा डेवलपमेंट हुआ और यहाँ पर सबसे पहले आपका डोमेस्टिकेशन किया गया और सबसे पहले जो डोमेस्टिकेटेड जानवर था वो था आपका डॉग। न्यूलिथिक एज में काफी डेवलपमेंट हुआ इंसानों का, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, आपका हॉर्टिकल्चर स्टार्ट हुआ, कैटल ग्रो किया, और जो सबसे पहला मेटल है कॉपर उसे भी डिस्कवर किया गया था इस टाइम पे न्यूलिथिक एज के द्वारा। इसलिए न्यूलिथिक एज को न्यूलिथिक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो आज के चैप्टर के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफी सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और मिलेंगे अगले वीडियो में।